भवानी की जय। पुरानी क्लास में हमने पढ़ा कि असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में यह जम्बू द्वीप नाम का एक द्वीप है, जिसमें रहने वाले जीवों की और उनकी अवगाहना के बारे में हमने चर्चा की थी। हमने समझा था कि भोग भूमियां यहाँ पर हेमवत, हरि और विदेह क्षेत्र में जो कुरु, उत्तर कुरु है इसमें, और रम्य को ऐरावत क्षेत्र में क्या है, भोग भूमियां होती है। बाकी इसमें भरत क्षेत्र और ऐरावत में क्या है, कर्म भूमि है। इस प्रकार से हम पढ़ रहे थे, उनकी आयु हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में हम जानेंगे कि भरत क्षेत्र की और क्या विशेषताएं होती हैं, उसमें कैसा वर्णन होता है, और भरत जम्बू द्वीप में जो भरत क्षेत्र जिसमें हम और आप रहते हैं, यह जम्बू द्वीप का कौन सा भाग है, हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं यह कौन सा भाग है। देखिए सूत्र क्रमांक 32, तीसरा का हमारे अध्याय चल रहा है। भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागा। इस सूत्र में आचार्य श्री भरत क्षेत्र का भाग बता रहे हैं कि भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप का कौन सा भाग हुआ करता है। देखिए भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागा। फिर से यहाँ पर संधि उच्चित होगा तो विस्कंभा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए भरतस्य, भरत क्षेत्र का विस्कंभा अर्थात विस्तार होता है। भरत क्षेत्र का विस्तार होता है। भरत क्षेत्र क्या है, इस जम्बू द्वीप में सबसे अंतिम का, अथवा ये हम कहें भरत क्षेत्र है, यह भरत क्षेत्र, इसका विस्तार होता है। कितना, जम्बू द्वीप से जम्बू द्वीप का 90 अर्थात 90, शत अर्थात 100, तो 190 भाग अर्थात भाग, अर्थात भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप का 190वां भाग होता है। अर्थात मान के चले ये पूरा क्या है, जम्बू द्वीप अंदर बना हुआ है, पहला द्वीप है जिसमें नाभि में सुमेरु पर्वत बैठा है। ऐसे जम्बू द्वीप में जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र का कौन सा भाग है, तो कह दिया इस पूरे जम्बू द्वीप का यह भरत क्षेत्र 190वां भाग है। कैसे, हम एग्जाम्पल से समझते। देखिए मान के चलो हमने माना कि यह जो भरत क्षेत्र है इसका विस्तार है 1, ठीक है, तो आगे जो पर्वत रहेगा हेमवत पर्वत, इसका विस्तार पूर्व वाले क्षेत्र से दुगना है, तो दुगने दुगने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, कौन सा, ये जो पर्वत है ये 2, और यहाँ पर क्षेत्र 4, फिर यहाँ पर 8, यह जो पर्वत रहेगा, फिर यहाँ पर 16, और यह जो पर्वत रहेगा हो गया 32, और जो विदेह क्षेत्र इसका विस्तार हो जाएगा 64। इसी प्रकार हम ग्रहण करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका आधा यहाँ पर ग्रहण करेंगे, इस पर्वत का, इसका होगा 32, क्योंकि दक्षिण के जैसी यहाँ पर भी रचना होती है। 32, फिर यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। इस प्रकार से हम ऐसा सबको ग्रहण कर लेंगे। उदाहरण जैसे हम समझ लिया, जब हम सभी पे ऐसा जोड़ेंगे तो इसका योगफल आएगा 190। चूंकि यह पूरे भरत जम्बू द्वीप का हम लगा रहे थे और भरत क्षेत्र का भाग हमने माना था 1, इसलिए हम 1 से इसका भाग कर देंगे। तो अब देखिए 1/190 आ गया, अर्थात यह जो भरत क्षेत्र इस जम्बू द्वीप का क्या है, 190वां भाग होता है। 190वां भाग यहाँ पर आचार्य ने यहाँ पर कह दिया। तो देखिए फिर से देखते हैं इसका है, तो भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप का 190वां भाग है, अर्थात यह जो भरत क्षेत्र है इस जम्बू द्वीप का 190वां भाग हुआ करता है। ठीक है, अब आगे आचार्य कह रहे हैं इस द्वीप के बाद जो द्वीप बचे हैं उनका विस्तार कितना है, तो आगे सूत्र देखते हैं। सूत्र क्रमांक 33, द्विधात की खंडे, पुनः पढ़ते हैं, द्विधात की खंडे, यहाँ पर रा का विसर्ग हो जाएगा तो द्वि हो जाएगा, द्वि, द्वि अर्थात दुगना है, धात की खंडे अर्थात धात की खंड में विस्तार, अर्थात धात की खंड की रचना जम्बू द्वीप से दुगनी है। धात की खंड क्या है, हम पहले समझ आए हैं कि पहले द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है। तो ये जम्बू द्वीप था, उसके बाद लवण समुद्र है, फिर ये धात की खंड द्वीप है। तो कह रहे हैं जम्बू द्वीप से इस धात की खंड का जो विस्तार रहेगा द्वि अर्थात दुगना रहेगा। मतलब ये है कि जैसे जम्बू द्वीप में 6 पर्वत है, तो इस धात की खंड में 12 पर्वत होंगे। इसमें 7 क्षेत्र हैं, तो इसमें 14 क्षेत्र हो जाएंगे। इस जम्बू द्वीप में एक पहाड़ होता है, इनके ऊपर देखिए इसकी दुगनी रचना यहाँ पर हो जाएगी, उन पहाड़ों पर जो पुष्प है उसकी दुगनी रचना हो जाएगी, देवियों की दुगनी रचना हो जाएगी, इस प्रकार से, और यहाँ तक कि इनके जो विस्तार रहेगा वह भी दुगना यहाँ हो जाया करता है। अर्थात कह रहे हैं धात की खंड की रचना जम्बू द्वीप से दुगनी होती है। अर्थात धात की खंड ने स्पष्ट कर दिया कि जो धात की खंड का विस्तार है वह पूर्व द्वीप से अर्थात जम्बू द्वीप से दुगना हो जाएगा। दुगना था सब चीजें उसकी दुगने हो जाएंगी, जो क्षेत्र हैं वह 14 हो जाएंगे क्योंकि जम्बू द्वीप में 7 थे।
वैसे ही जो 6 पर्वत थे तो उसमें 12 पर्वत हो जाएंगे, 14 नदियां निकलती थी उसमें से तो वह 28 निकलेंगी। हर चीज वहां पर दोगुनी हो जाएगी। तो जो पर्वत एक था तो वहां पर दो हो जाएंगे। इस प्रकार से जो जम्बू द्वीप है इससे दुगना विस्तार इस धातु खंड का है। इसलिए ऐसा ने बहुत ही अच्छी से सूत्र कहा है। ये ग्रंथ सामान्य नहीं है। आचार्य संस्कृत भाषा में इतने अच्छे तरीके से समझाया है श्रावकों को कि एक बार में ही बात समझ में आ जाती है। वो कह दिया द्विधातु खंडे, दूना विस्तार है धातु खंडे, धातु खंड में सप्तमी विभक्ति लगी तो धातु खंड में, ठीक है। तो जम्बू द्वीप से दूना विस्तार धातु खंड का। इससे प्रश्न कहता है उसके आगे जो द्वीप समुद्र उसके विस्तार क्या है। तो आचार्य कह रहे हैं पुष्कर द्वीप का वर्णन कर रहे हैं। देखिए 34 नंबर सूत्र का, पुष्कराधे पुनः पढ़िए, पुष्कराधे संधि विच्छेद पुष्कर आधे, अर्थात पुष्कर आधे, पुष्कर के आधे में अथवा आधे पुष्कर में च अर्थात ऐसी ही रचना है। कैसी रचना है? जैसी धातु खंड में रचना है। क्या कह रहे हैं? आज ऐसे ही कह रहे हैं कि आधे पुष्कर में जम्बू द्वीप समान रचना है, अर्थात जैसी जम्बू द्वीप में रचना है वैसी रचना इस पुष्कर व द्वीप में होती है। दूनी दूनी कैसी होगी? अर्थात ये क्या है, जो पुष्कर द्वीप है यह आधा ग्रहण करना। क्यों आधा ग्रहण करना? क्योंकि इस पुष्कर द्वीप में द्वीप कौन सा है? 30 नंबर का द्वीप। तो पहला द्वीप कौन सा? जम्बू द्वीप, दूसरा धातु खंड, तीसरा नाम पुष्कर द्वीप। इस पुष्कर के द्वीप में आधे स्थान पे क्या है? मानसोत्तर पर्वत आ जाता है। इस कारण से आधा द्वीप बचता है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं जैसी रचना जम्बू द्वीप से दुगनी धातु खंड में है वैसी दुगनी रचना इस पुष्कर द्वीप में होगी, अर्थात जम्बू द्वीप से दुगनी रचना पुष्कर द्वीप में होगी। क्यों? क्योंकि आधे में स्थान में मानसोत्तर पर्वत आ जाया करता है। इसलिए आचार्य श्री ने कह दिया आधे पुष्कर में जम्बू द्वीप के समान रचना है। आधे पुष्कर में लेना है, पूरे में नहीं लेना। पूरे में क्यों नहीं लेना? क्योंकि आधे में मानसोत्तर पर्वत आ जाया करता है। इस कारण से यहाँ पे आधे पुष्कर में ग्रहण करना है। क्या ग्रहण करना है? जम्बू द्वीप से दूनी रचना ग्रहण करना है, अर्थात जम्बू द्वीप में 6 पर्वत है तो वहां भी 12 पर्वत हो जाएंगे। यहाँ पर 7 क्षेत्र है तो वहां 7 क्षेत्र हो जाएंगे। जैसी दुगनी रचना धातु खंड द्वीप में है वैसे ही क्या कह दिया? पुष्कर में है। इसलिए आचार्य इस सूत्र में कह रहा है चा ऐसी ग्रहण करना जैसे इस सूत्र में ग्रहण की है पुष्कर के आधे में, अर्थात आधे पुष्कर में जम्बू द्वीप के समान रचना हमें ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर द्वीप समुद्र की चर्चा जैसी कर रहे हैं। उसने कहता है ऐसे महाराज श्री ये तो बताइए मनुष्य कहाँ कहाँ रहते? सभी जगह रहते, सभी द्वीप समुद्र में रहते या कोई उनकी लिमिट है? तो आचार्य श्री आगे कहते हैं मनुष्य क्षेत्र कितना, मनुष्य कहाँ तक रहते? वो कह रहे हैं सूत्र क्रमांक 35, प्राग मानसोत्तरान मनुष्य। अपना पढ़िए, प्राग मानसोत्तरान मनुष्य संधि विच्छेद प्राग मानुष उत्तरान मनुष्य, अर्थात प्राग अर्थात पहले, मानसोत्तर अर्थात मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले मनुष्य अर्थात मनुष्य रहते हैं। क्या कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं मानसोत्तर पर्वत के पहले अर्थात अढ़ाई द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं, अर्थात ये मानसोत्तर पर्वत है पुष्कर द्वीप में, ठीक है। इस पर्वत के पहले पहले अर्थात इसके अंदर अंदर तक ही मनुष्य लोग है अथवा मनुष्य जीव रहा करते हैं। कहाँ कहाँ? एक यह द्वीप, ये हो गया जम्बू द्वीप, धातु खंड द्वीप 2 हो गए, और ये आधा द्वीप है अर्थात ढाई द्वीप में, जिसको हम अढ़ाई द्वीप बोलते हैं, अढ़ाई द्वीप में ही मात्र मनुष्य रहते हैं। इसके आगे मनुष्य क्षेत्र नहीं है, अर्थात इसके आगे कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर मानसोत्तर पर्वत, इसलिए इस पर्वत का नाम ही रखा मानसोत्तर, जहाँ पर मनुष्य अंदर अंदर तक रहते, बाहर नहीं जाते। मनुष्यों का उत्तर स्थान यह होता है, ठीक है। तो समझ में आया इस सूत्र का अर्थ किया। जैसे ने कहा कि मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले अढ़ाई द्वीप में ही मनुष्य रहा करते, क्योंकि इस पुष्कर द्वीप में आधे क्षेत्र में तो मानसोत्तर पर्वत हो गया, जिसका नाम ही कि मनुष्य से आगे नहीं जा सकते, इसलिए कह दिया इस अढ़ाई द्वीप में जम्बू द्वीप में, भारतीय खंड द्वीप में और यहाँ पुष्कर के आधे क्षेत्र तक क्या रहते हैं? मनुष्य रहा करते, अर्थात ये मनुष्य क्षेत्र है। कोई भी जीव मोक्ष जाएगा तो यहीं से जाएगा। आज मैंने वर्णन किया, मैं जो बता चुका हूँ कि हर क्षेत्र से अढ़ाई द्वीप के प्रत्येक स्थान से जीव मोक्ष को प्राप्त किया करता है। उसके साथ साथ आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहते हैं कि जो मानसोत्तर पर्वत है इसके ऊपर जो आकृतिम चैत्यालय बने हुए हैं, चैत्यालयों की वंदना भी मनुष्य नहीं कर सकता, वहां जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आचार्य जी ने कह दिया कि उसके अंदर अंदर तक रहते, उसके ऊपर नहीं जाते। तो मानसोत्तर पर्वत यहाँ तक है तो इसके अंदर तक जीव रहते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। मनुष्य जीव रहते, इसके बाहर नहीं जा सकते, इसलिए कह दिया इसके ऊपर जो चैत्यालय है, आकृतिम चैत्यालय, उनकी वंदना मनुष्य नहीं कर सकता।
अतः अपनी हमने इस क्लास में क्या समझा कि जो भारत क्षेत्र का विस्तार है वह जम्बू द्वीप की 190 भाग हुआ करता है। उसके साथ साथ घाटी खंड जो द्वीप होता है यह जम्बू द्वीप से दुगनी रचना वाला हुआ करता है। और जो पुष्कर द्वीप जो तीसरा द्वीप है इसके आधे मानसूत्र पर्वत है, इस कारण से घाटी खंड के समान इसकी रचना होती अथवा इस जम्बू द्वीप के दुगनी इसकी रचना हुआ करती है। इस प्रकार से हमने अपने इन 4 सूत्रों में इस मतलों की वर्णन यहाँ पर पढ़ ली। अभी हमारे ये तीसरा अध्याय चल ही रहा है जिसकी हमने 11वीं क्लास पढ़ी है और यह मतलों हम पढ़ रहे हैं। अतः आप ऐसे निरंतर बने रहिए हमारे साथ, ऐसे स्वाध्याय कीजिए। और हाँ, जब भी ये सूत्र पढ़े तो इनके चित्र आप सामने बनाए जिससे आपको पूरी बात क्लियर हो सके। ठीक है, आचार्य के मत को आपको समझा ही रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, निरंतर बने रहिए जिससे आपको भी स्वाध्याय करने का लाभ प्राप्त हो सके। अतः अभी की क्लास के लिए इतना ही, आगे की क्लास में हम और पढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र।